नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण, खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए। हमारा मकसद है आज की सबसे बड़ी खबरों को डिकोड करना और ये समझना कि ये हमारे एग्जाम के सिलेबस से सीधे सीधे कैसे जुड़ती हैं। तो आज हम इन मुद्दों पर एक एक करके बात करेंगे। शुरुआत हम करेंगे देश के बड़े आर्थिक डेवलपमेंट्स के साथ। तो हमारा पहला सेक्शन है भारतीय अर्थव्यवस्था पर, जो कि जीएस पेपर 3 के लिहाज से एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो इस पर ध्यान देते हैं। सरकार ने एक बहुत बड़ी रकम 57,381 करोड़ रुपए आवंटित की हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये पैसा है किस चीज के लिए। तो देखिए, ये है आर्थिक स्थिरीकरण कोष। इसको एक तरह का इमरजेंसी फंड समझिए। ये सरकार का एक ऐसा कदम है जिसका मकसद है भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाना, जैसे कि सप्लाई चेन में कोई बड़ी दिक्कत आ जाए या अचानक से दुनिया में तेल के दाम बढ़ जाएं। और ये फंड खास तौर पर दो बड़ी चुनौतियों से लड़ने के लिए बनाया गया है। एक तो हमारे रुपये की कीमत जो रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, और दूसरी तरफ है लगातार बढ़ती हुई महंगाई। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये वो नंबर्स हैं जिनके आधार पर बड़े नीतिगत फैसले हो रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया 92.3 पर पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। और महंगाई यानी सीपीआई वो भी पिछले 10 महीनों में सबसे ज्यादा है। ये आंकड़े प्रीलिम्स के लिए सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। अच्छा, अब अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में। पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। इस पूरे संघर्ष को समझने के लिए घटनाओं का ये क्रम जानना बहुत जरूरी है। देखिए, हर एक्शन का एक रिएक्शन हो रहा है, जिससे ये संकट और भी गहरा होता जा रहा है। मेंस की परीक्षा के लिए ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। एक ही घटना पर दो बिल्कुल अलग अलग बातें कही जा रही हैं। अमेरिकी सेना का बयान है कि विमान पर कोई हमला नहीं हुआ। वहीं ईरान समर्थित गुट दावा कर रहा है कि उन्होंने ही इसे मिसाइल से गिराया है। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इस पूरे मामले का भारत पर क्या असर पड़ रहा है, ये इस बयान से साफ होता है। भारत का नौवहन महानिदेशालय कह रहा है कि इन अफवाहों की वजह से फारस की खाड़ी में काम कर रहे हमारे नाविकों और उनके परिवारों में काफी बेचैनी है। चलिए अब विदेश से वापस देश की राजनीति पर आते हैं। यहां भी कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुए हैं, खासकर संवैधानिक संस्थाओं और सरकारी योजनाओं को लेकर। ये एक बहुत बड़ी खबर है। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी को हटाने के लिए संसद में एक प्रस्ताव पेश किया है। ये सीधे सीधे इंडियन पॉलिटी के स्टैटिक पोर्शन से जुड़ता है, जहां हम चुनाव आयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो सवाल यह है कि क्या सीईसी को हटाना आसान है? बिल्कुल नहीं। ये प्रक्रिया जानबूझकर बहुत सख्त बनाई गई है, ठीक वैसी ही जैसी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने की होती है। ऐसा इसलिए ताकि चुनाव आयोग बिना किसी दबाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम कर सके। और शासन से जुड़े कुछ और जरूरी अपडेट्स भी देख लेते हैं। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी हो गई है, और दूसरी तरफ भारत ने महामारी संधि पर हो रही बातचीत में ग्रुप फॉर इक्विटी को ज्वाइन किया है, जो विकासशील देशों के हक की बात कर रहा है। चलिए अब फटाफट एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, ताकि आज की सबसे जरूरी बातें दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। पहली बात, पीएम किसान योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता योजना। और इसकी कौन सी किस्त जारी हुई है? 22वीं। अगला, ग्रुप फॉर इक्विटी। ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विकासशील देशों का एक महत्वपूर्ण गठबंधन है। इसका मुख्य मकसद क्या है? महामारी संधि में न्याय संगत और कानूनी तौर पर लागू हो सके ऐसे लाभ साझेकरण की वकालत करना। अर्थव्यवस्था का एक अहम इंडिकेटर याद रखना है रुपये का अब तक का सबसे निचला स्तर। और वो आंकड़ा क्या है? $1 के मुकाबले 92.3 रुपये। और अब आखिर में एक सवाल जिस पर जरूर सोचिएगा। भारत की स्थिरता के लिए इस वक्त बड़ी चुनौती क्या है? देश के अंदर की आर्थिक मुश्किलें या फिर दुनिया में बढ़ता ये जियोपॉलिटिकल तनाव? और ये दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं?